नमस्कार, मैं नरेश मिश्र हूं और देश में जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय की है माओवादियों के खात्मे को लेकर, उस लिहाज से पूरे देश में माओवादी जो आंदोलन है वो एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि लगभग अंतिम सांसें गिनता नजर आ रहा है। कोई भी भूमिगत या इस तरह का जो राजनीतिक मोमेंटम है उसके सीधे खात्मे की बात कहना इतना आसान नहीं होता, पर जिस तरह से इसके सिर्फ नक्सल संगठन के सूत्रधार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, पुलिस की जद में हैं और बड़ी आसानी से पुलिस उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों में पहुंचकर उन्हें मार गिरा रही है, उससे कम से कम ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में पुलिस के लिए ये एक निर्णायक लड़ाई साबित हो रही है और माओवादी संगठन के लिए भी ये काफ़ी निर्णायक स्थितियां बन रही हैं। आज जो खबर है जिस पर बात हम करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। 21 मई 2025 को जिस वक्त माओवादियों के शीर्ष कमांडर बसवराज की अबुझमाड़ में हुई मुठभेड़ में मौत हुई थी, उसके बाद ये अब तक पूरे देश में पहला ऐसा मामला है जब एक साथ मुठभेड़ में 2 केंद्रीय कमेटी के सदस्य मारे गए हैं। और ये मारे गए हैं अबुझमाड़ के उस क्षेत्र में जो महाराष्ट्र की सीमा से लगता है, करीब करीब सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर के साथ साथ जो अन्य इस क्षेत्र में प्रशिक्षित जो सैन्य दस्ते हैं, डीआरजी की टीम है, एसटीएफ की टीम है, इन सभी का एक सामूहिक दस्ता पिछले 3 दिनों से जंगल में सघन सर्चिंग अभियान चलाया हुआ था। और उसी दौरान पुलिस ने जानकारी दी है कि मुठभेड़ में इन दोनों केंद्रीय कमेटी के सदस्यों की मौत हुई है। सुबह से मुठभेड़ जारी थी पुलिस के बयान के मुताबिक, और मुठभेड़ के बाद जब इन शवों की पहचान की गई तो इनकी जो शिनाख्त हुई वो अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर साबित हुई। मारे गए केंद्रीय कमेटी के जो पहले सदस्य हैं, राजू उर्फ गुड्सा उसेंडी उर्फ रामचंद्र रेड्डी, असल इसका नाम जो था वो रामकट्टा रामचंद्र रेड्डी था, और इसे पूरे देश में माओवादी संगठन की आवाज़ कहा जाता था। और ये आवाज़ अब खामोश हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अर्बन नेटवर्क को संचालित करने वाले इस शीर्ष माओवादी कमांडर की पहचान राजनीतिक संगठनों के साथ साथ अर्बन नेटवर्क में बुद्धिजीवियों के बीच, लॉयर्स के बीच, पत्रकारों के बीच लंबी सक्रियता का इतिहास रहा है। बड़ी संख्या में लोग ये जानते भी नहीं थे किसी ज़माने में कि ये मूल रूप से माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखता है और उसका शीर्ष नक्सली है। जबलपुर से लेकर जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोर्ट से लेकर रायपुर तक में इसके संगठन के कई सदस्य सक्रिय रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक समय ऐसा था कि जब सलवा जुडूम की घटनाएं बढ़ी थीं, उस दौरान सलवा जुडूम के द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जो सीडी विधानसभा और उनके जो अलग अलग जो विधायक थे उस वक्त उनके आवास में बांटी गई थी, वो इसी के नेटवर्क के जरिए बांटी गई थी। उस वक्त रायपुर में बुद्धिजीवियों के बीच निरंतर अपना संपर्क बनाए हुए था और बेहद प्रभावशील माना जाता रहा था। अक्सर क्योंकि लोग उसे वकील के तौर पर जानते थे, इसलिए लोगों को ये मालूम नहीं था कि रामचंद्र रेड्डी असल में माओवादी संगठन का सूत्रधार है। तेलंगाना से कभी इसे यहाँ पर एक संगठन को तैयार करने के लिए भेजा गया था। दंडकारण्य, महाराष्ट्र के साथ साथ जो एमसीसी जोन है, इन सब के लिए जो अर्बन सप्लाई का काम है, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, जब वो दंडकारण्य ऐसे जंगल के क्षेत्र में प्लेन क्षेत्रों से आया जाया करते थे किसी समय, उस वक्त उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट रामचंद्र रेड्डी के जरिए ही पहुंचाया जाता था। संगठनों को खड़ा करना, उन्हें अर्बन सपोर्ट दिलाना रामचंद्र रेड्डी का प्रमुख काम था। दूसरा जो शीर्ष नक्सली है, ये केंद्रीय कमेटी का सदस्य कोसा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी, ये भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक है। कोसा वो नक्सली है जो छत्तीसगढ़ में जो कोसा होता है, आप जानते हैं कि बस्तर उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो कोसा होता है वो काफ़ी चर्चित है और इसी वजह से इस नक्सली कमांडर ने अपना नाम कोसा रखा, जो सबसे मूल्यवान माना जाता है किसी समय में जब इसका कलेक्शन गांव में किया जाता है। गांव के लोग इसके लिए रेशम के धागे निकालने के लिए इसका कलेक्शन करते हैं और इसी वजह से जो संगठन है उसकी सक्रियता, लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसे ये स्थानीय नाम किसी समय दिया गया था। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जब बनी छत्तीसगढ़ में, उस वक्त इस संगठन को संचालित करने वाला और सबसे लंबे समय तक इस संगठन का सचिव रहने वाला सत्यनारायण रेड्डी था और उसके पूरे कार्यकाल के दौरान बेहद हिंसा और लंबे समय तक नक्सल संगठन का विस्तार बस्तर के क्षेत्र में हुआ। जितनी भी बड़ी नक्सल घटनाएं प्रमुख रूप से हुई, उनमें मुख्य रूप से सत्यनारायण रेड्डी का हाथ रहा, क्योंकि वो उस वक्त सचिव था जहां मुख्य रूप से अक्सर अबुझमाड़ के जंगलों में ही इसकी भूमिका रही।
दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव के पद से हटने के बाद, उसके बाद क्योंकि आप जानते होंगे कि जो माओवादियों का एक अन्य कमांडर था रमन्ना, जिसकी 2019 में मौत हुई थी, उसके ठीक पहले सत्यनारायण रेड्डी यहाँ से केंद्रीय कमेटी में शिफ्ट हुआ और उसके बाद केंद्रीय कमेटी के साथ अभी इस दौरान जो नक्सल क्षेत्र में जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं, गांव-गांव में एरिया कमेटीज़ हैं, उन सभी के मॉनिटरिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण और गांव में जिस तरह से संविधान के दायरे में रहते हुए विरोध की रणनीति, उनकी स्ट्रेटजी को तैयार करने का काम पूरा मॉनिटर कर रहा था कोसा। जो अंतिम जानकारी उसके बारे में है कि वो केंद्रीय कमेटी के सदस्य के तौर पर छत्तीसगढ़ से क्या कुछ देख रहा था। तो ये दोनों ही शीर्ष नक्सली एक साथ, दो केंद्रीय कमेटी के सदस्य पहली बार इस तरह से मारे गए हैं और मारे गए हैं नारायणपुर के उस अबुझमाड़ के जंगल में, जिसे नक्सलियों की देश में राजधानी कहा जाता है। तो ये घटनाक्रम कैसा हुआ, आइए जानते हैं बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी के जरिए। वो बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन कैसे प्लान किया गया और इनकी शिनाख्त कैसी हुई और इन पर क्या कुछ इनाम था। सर बता दें कि बड़ी सफलता मिली आप लोग आज फिर से। आज दिनांक 22 सितंबर को जिला नारायणपुर का अबुझमाड़ जंगल अंतर्गत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का सीमावर्ती इलाका में माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज 22 तारीख के प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ जारी रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी और घटनास्थल से AK-47 इंसास और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई। अभी शनाख्ती के दौरान दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिफिकेशन अभी क्लियर हुआ है। इनका शनाख्ती इस प्रकार का हुआ। सेंट्रल कमेटी मेंबर KRC यानी राजू दादा उर्फ कट्टम रामचंद्र रेड्डी उर्फ गुड़सा हुसैन के रूप में एक कैडर का और दूसरा कैडर का सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा के रूप में हुई है। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है और काफ़ी लंबा समय से दंडकारण्य इलाका में अलग अलग क्षेत्र में नक्सल गतिविधि में इनका प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनका भूमिका रहा। और जैसे उनके जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, क्या कुछ और प्रोफाइल है, इसके बारे में और डिटेल्स हम इकट्ठा कर रहे हैं। और संभवतः पहली बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। और वर्ष 2025 में देखा जाएगा माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत CP महोदय संघ का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर अभी आज की मुठभेड़ में CCM राजू दादा और CCM कोसा दादा, इस प्रकार 4 सीनियर लेवल माओवादी कैडर का, साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो गरियाबंद जिला में सेंट्रल कमेटी मेंबर छलपति और मोडम बालकृष्ण 2 कैडर, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कुल 6 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी वर्ष 2025 के विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो सीमावर्ती राज्य में जैसा आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में गजाला रवि उर्फ उदय का डेड बॉडी और इधर झारखंड इलाका में विवेक मांझी और हाल फिलहाल में अभी सहदेव का डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। उस हिसाब से वर्ष 2025 में माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप यानी सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। और माओवादी संगठन के पास और उनके नेतृत्व के पास अभी मात्र और मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से हत्या छोड़कर आत्मसमर्पण करें। इसी में उनकी जो शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास पॉलिसी का लाभ मिल सकता है और इसके अलावा उनके पास और अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। ये दोनों माओवादी कैडर जिसके डेड बॉडी आज की मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने रिकवर किया, दोनों काफी सीनियर लेवल का माओवादी कैडर से और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दंडकारण्य इलाका में उनका अनेक घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहा और अनेक हमारा सुरक्षा बल जवानों का शहादत के कारण रहा और निर्दोष ग्रामीण का हत्या में भी इन सबका भूमिका में रहा। इस प्रकार इनका पूरा एक खूनी इतिहास रहा है और टॉप लीडरशिप में रहते समय जो पूरा क्षेत्र में जितना भी माओवादी गतिविधि उनके कहीं कहीं एक कारण करता रहा। इस प्रकार जो माओवादी जो दोनों कैडर्स का प्रोफाइल अभी प्राथमिक प्रोफाइल हमने जारी किया और कल और डिटेल जैसा इनके कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है और इनाम राशि के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य में 40 लाख का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को ऊपर इनाम राशि है और अन्य प्रांतों में भी अलग अलग राज्यों में जैसा तेलंगाना में 25 लाख इनाम राशि घोषित है और महाराष्ट्र में 15, इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनाम राशि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को ऊपर घोषित है। इन सब की जानकारी अभी इकट्ठा की जा रही है, उसका डिटेल हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। नस्ली स्थापना सप्ताह
आपने सुना कि ये बस्तर रेंज आईजी बता रहे हैं कि ये जो मुठभेड़ हुई है इनकी शिनाख्त कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में इन पर 40 लाख रुपए का इनाम है और 2025 में अब तक जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गरियाबंद, आंध्र, उड़ीसा बॉर्डर पर जितने नक्सली मारे गए हैं करीब करीब, इसके अलावा झारखंड में जिस तरह से आपने दो नाम सुने होंगे, विवेक मांझी और सहदेव, ये दो नक्सली भी जो केंद्रीय कमेटी के हैं ये भी मारे गए हैं। 2025 वो इतिहास है जिसमें नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के सदस्य एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी नहीं मारे गए। तो नक्सलियों के लिए सबसे मुश्किल कठिन दौर साबित हो रहा है। सुनिए बस्तर आईजी को एक बात। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को सुबह से हमारी नक्सल गश्त में डीआरजी नारायणपुर की टीम निकली हुई थी। ये अबूझमाड़ के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा था और सुबह से फायरिंग रुक कर चल रही थी और अभी शाम में हमें 2 नक्सल बॉडी मिली है जिनका प्रारंभिक पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। ये 40-40 लाख के इनामी नक्सली थे। सर ऑपरेशन खत्म हो गया है? अभी ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए शेयर नहीं कर पाऊँगा। बाकी डिटेल्स फिर ऑपरेशन पश्चात दी जाएगी। धन्यवाद। ये ऑपरेशन नारायणपुर में हुआ और जो वहाँ के एसपी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन जारी है। रात का वक्त है, अभी भी पुलिस फोर्स बाहर नहीं निकली हैं और कई अलग अलग जगह पर, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी घेराबंदी की गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग जिलों से जो पुलिस पार्टियां हैं उनको बुलाया गया, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये घेराबंदी की गई थी। बड़ी संख्या में जवान इसमें शामिल थे, ट्रेंड और इस क्षेत्र को जानने वाले जो जवान हैं वो इस घेराबंदी में शामिल रहे। तो जाहिर है काफ़ी लंबा वक्त लगा होगा और बीते 2 दिनों पहले से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था भारी बारिश के बीच। और स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये अपने आप में बहुत उपलब्धि की बात है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कि ऐसी भीषण बारिश के दौरान ऐसी पहाड़ियां जो सबसे दुर्गम मानी जाती हैं वहां पर पुलिस ऐसे मुश्किल ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और उन्हें सफलता के साथ अंजाम दे रही है। क्योंकि इस दौरान जो माना जाता है जो टेक्नोलॉजी की भी क्षमताएं हैं वो भी सीमित हो जाती हैं, परस्पर कांटेक्ट करने में मुश्किल आता है और पहाड़ी नदी नालों में आसानी से किसी क्षेत्र की घेराबंदी मुश्किल होती है। वहाँ ये ऑपरेशन हुआ और सुबह से जारी कई अलग अलग जगह गोलीबारी के बाद इन दोनों माओवादियों के शव मौके पर बरामद कर लिए गए हैं। इनके साथ हथियार भी मौके से मिले हैं, AK-47, इंसास और कुछ अन्य हथियार हैं जो शायद अभी, क्योंकि पुलिस पार्टी अंदर है जंगलों में, जब बाहर निकल कर आएगी तो उन तस्वीरों को भी आपसे साझा करेंगे। पर छत्तीसगढ़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो शीर्ष माओवादी कमांडर्स हैं इनकी मौत की खबर तब आ रही है जब नक्सल बस्तर के लिए या कह लीजिए दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे एक और पॉपुलर नेता रहे हैं सोनू उर्फ भूपति, पोलित ब्यूरो के सदस्य, शीर्ष कमांडर रहे हैं। इनका पत्र आया और इन्होंने आत्मसमर्पण की बात कही, हथियार रखकर बातचीत की पेशकश की है और इसका खंडन संगठन के केंद्रीय कमेटी के अन्य नेताओं की तरफ से भी आ गया है। तो नक्सल संगठन में ऐसे समय में जब अधिकांश या बड़ी तादाद में केंद्रीय कमेटी के लीडर्स मारे जा रहे हैं, पुलिस मेंबर्स ख़त्म हो रहे हैं, छुपे हुए हैं, आपस में इनका कनेक्शंस नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ऐसे समय में नक्सल शीर्ष जो नेटवर्क है, शीर्ष जो टीम है, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन की कमी स्पष्ट तौर पर उजागर हो चुकी है। उनकी हताशा उनके पत्रों से दिखाई दे रही है, जहां पर वो सरकार से बार बार बातचीत की पेशकश करते नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं जब ये सब कुछ चल रहा है। उसी दौरान 2 अन्य केंद्रीय कमेटी के सदस्य, देश में माओवादियों की आवाज़ कहे जाने वाले कट्टा रामचंद्र रेड्डी, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी या नक्सल कवर करने वाले पत्रकारों में से कोई भी ऐसा पत्रकार होगा जिसने जाने अनजाने में ही सही लेकिन इस नक्सल कमांडर से मुलाकात ना की होगी। हो सकता है वो ये जानते ना हो कि ये कौन है, लेकिन उसने ज़रूर पहचान कर इनसे बातचीत की होगी। इतना सक्रिय नक्सल कमांडर था और इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत में माओवादियों की आवाज़ कहा जाता था। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने अबूझमाड़ के जंगलों में इस आवाज़ को खामोश कर दिया है। आगे की अपडेट मुठभेड़ के बाद जब पुलिस पार्टी बाहर आएगी तब हम आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे।